अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली डिस्कशन में चैप्टर नंबर 4 को कम्प्लीटली थ्योरेटिकली ख़त्म कर दिया। अब हमने उसके तमाम कॉन्सेप्ट को जो कि हमने चैप्टर में सीखे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सूरत में अप्लाई करना है और देखना है कि क्या वो कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करने के काबिल हुए हैं या नहीं। तो चलिए जी, वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की गुफ्तगू का पहला हिस्सा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने भी आ रही होगी, मैं भी पढ़ लेता हूँ। द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो पहली बात, फोर्स कितनी है? फोर्स ऑफ 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degrees with the horizontal direction. Find the x component and y component of force. चीज़ों को बेहतर तौर पे समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करना चाहता हूँ। सपोज करें कि इट्स दैट कार्ट, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 200 न्यूटन की। एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज का। अब बताइए कि इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। ये वाई, ये एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यकीनन जानते हैं, बहुत सिंपल सा हिस्सा है सवाल का, एफ एक्स किसके इक्वल होता है। यहाँ पर करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। मैं पुट करता हूँ वैल्यूज, एफ है 200, कॉस 30 डिग्रीज। अगर आप कैलकुलेटर पे कॉस 30 लें और उसको 200 से मल्टीप्लाई करें तो सी व्हाट इज योर एंगल गोइंग टू बी। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 173 न्यूटन्स। आपका आंसर 173 न्यूटन्स का आएगा। और इसी तरह से अगर आप अब एफ वाई करें विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो देखिए ये क्या बनेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगाऊं, 200 साइन 30 डिग्रीज। साइन 30 इज 1/2 इंटू 200 लें तो एफ वाई इज गोइंग टू बी 100 न्यूटन। तो आपका आंसर 100 न्यूटन्स का आएगा। तो आपकी कार्ड पे एक्स एक्सिस पर 173 न्यूटन्स की फोर्स, वाई एक्सिस पर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कर लिया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडेज क्लास, दैट इज 4.3। 4.2 हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो आपके सामने पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। Two weights are hanging from a meter rule at a position as shown in the given figure. If the meter rule is balanced at the center of gravity, find the unknown weight. तो आपको गिवन में सिर्फ डायग्राम दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवालात कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जितना नॉर्मल अपवर्ड फोर्स है उतना ही वेट है। तो अगर बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर संभाल दिया जाए तो बॉडी नहीं लुढ़कती, बैलेंस हो जाती है। अब एक तरफ इससे 30 सेंटीमीटर्स के फासले पर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, एक 4 न्यूटन का ब्लॉक नीचे की तरफ हैंग है। इट इज एट 30 centimeters. In order to balance this 40 सेंटीमीटर, सेंटर से 40 सेंटीमीटर्स पर एक एक्स वेट हैंग है। अब मुझे नहीं पता कितना है, इसको हम एक्स कह देते हैं। एक्स वेट हैंग है। आपको 40 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस दे दिया गया और कहा गया इस एक्स वेट को कैलकुलेट करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने वाले हैं। सो यू आर हियर टू फाइंड आउट दैट अननोन वेट एक्स। तो चलें करते हैं, बिल्कुल आसान है। डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्सा
तो कोई टॉर्क पैदा नहीं करेगा। तो फिर कितने टॉर्क्स रह गए? यहाँ पर 2 टॉर्क्स रह गए। एक ये वाला टॉर्क है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एक ये वाला टॉर्क है, इट्स क्लॉकवाइज टॉर्क। आप यहां पर एक अंग्रेजी का जुमला लिखें, अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं स्पेस की वजह से पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिखेंगे, अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है सेकंड कंडीशन? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेट कर लें। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मोमेंटम 40 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बनेगा? इट इज 0.4 मीटर्स। 30 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, 0.3 मीटर्स। तो कैसे? अब इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? 0.4 इंटू एक्स। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? इसका मोमेंटम 0.3 मीटर्स इंटू 4, तो 0.3 इंटू 4। क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ दोनों का सम करके देखते हैं, x इंटू 0.4 प्लस, अब ये एक टॉर्क पॉजिटिव है तो दूसरा टॉर्क नेगेटिव है। मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेंगे। माइनस 0.3 इंटू 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसा करें, ये जो माइनस वाली टर्म है वो उठाकर अगर इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा? x इंटू 0.4 इक्वल्स टू 0.3 इंटू 4। आप समझ आइए मैं क्यों कहता हूँ कि जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे होती है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल आ जाते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब x किसके इक्वल निकलेगा? 0.3 इंटू 4 ओवर 0.4। जस्ट डू इट ऑन योर कैलकुलेटर्स एंड लेट्स फाइंड आउट द रिजल्ट। आपने इसका जवाब निकाल कर कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एंड दैट वेट वाज ऑलमोस्ट, जो निकलता है दैट इज 3 न्यूटन्स, राइट? कैलकुलेट करके वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। इट वाज योर सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अप्लाई होने से आपको समझ आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज क्लास। ऑल आर जी डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.4 पर चलते हैं। A seesaw is balanced with 2 children sitting near either end. Child A weighs 30 kgs and sits 2 meters away from the pivot. Child B weighs 40 kg and sits 1.5 meters away from the pivot. Calculate the total moment torque को भी कहते हैं, on each side and determine if the seesaw is in equilibrium or not. इस बार एग्जामिनर ने हमें डायग्राम बिल्कुल नहीं दी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। डायग्राम खुद हमें समझकर बनानी है। तो चलिए, पिछली बार हमारे पास मीटर रॉड था, इस बार सीसॉ है, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम है। सेंटर से दोनों पिवट हैं। चाइल्ड ए इस तरफ बैठा हुआ है, तो मैं चाइल्ड ए तो नहीं बनाऊंगा, इतनी खूबसूरत ड्राइंग तो नहीं है मेरी, लेकिन चाइल्ड ए सेंटर से 2 मीटर्स अवे बैठा है। तो ये चाइल्ड ए का वेट है। इसके लिए उसने मास की वैल्यू दे दी हुई है, मास इज 30 kgs। हाउ मच एट अ डिस्टेंस? एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स। और चाइल्ड बी जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है तकरीबन, बी चाइल्ड। इसके लिए भी जो मास है वो डाउनवर्ड है। 40 kg का ये वाला स्टूडेंट है, इसका मास 40 kg और ये सेंटर से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर्स के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये रॉड सीसॉ इक्विलिब्रियम में है, क्या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है। हमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों कैलकुलेट करने हैं। इसके पैदा होने वाले टॉर्क को आसानी के लिए मैं टॉ 1 कह देता हूं। इसके पैदा किए जाने वाले टॉर्क को मैं टॉ
2 कह देता हूँ। तो हमें अब τ1 भी कैलकुलेट करना है, τ2 भी कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि क्या ये सारा सेटअप इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जल्दी से τ1 कैलकुलेट करते हैं। τ1 मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, इसका मोमेंट आर्म 2 मीटर्स। फोर्स कैसे कैलकुलेट करें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स वेट की है यहाँ पर, और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो ये 2, m is 30, g is 10, तो 300 इंटू 2, तो फर्स्ट टॉर्क आ जाएगा 600 न्यूटन। एक टॉर्क निकल आया हमारे पास। लेट्स कैलकुलेट द सेकंड टॉर्क एज वेल। तो सेकंड टॉर्क के लिए फिर वही इसका मोमेंट आर्म इनटू इसकी सेकंड वाली फोर्स। इसका मोमेंट आर्म 1.5 है, सेकंड वाली फोर्स 40 किलोग्राम्स की है, तो 40 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 400 इंटू 1.5, 400 इंटू 1.5, डू इट ऑन कैलकुलेटर, इट इज 600 न्यूटन्स, न्यूटन्स नहीं सॉरी न्यूटन मीटर है, करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, और ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स सेकंड टॉर्क, राइट। तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज second torque is again equals to 600 Newton meters, right? तो अब देखिए आपके पास दोनों टॉर्क्स निकल आए हैं। टॉर्क 1 भी निकल आया 600 न्यूटन मीटर्स, टॉर्क 2 भी निकल आया 600 न्यूटन मीटर्स। तो आपने पहला काम तो कर लिया, दोनों टॉर्क्स कैलकुलेट कर लिए। क्या अब ये दोनों टॉर्क्स इक्वल हैं? यस, टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2, यानी कि ये भी 600 न्यूटन मीटर है, इट इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन मीटर। इसको यहाँ लाइए तो ये प्लस का यहाँ आकर क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन मीटर माइनस 600 न्यूटन मीटर, तो क्या ये ज़ीरो नहीं आ जाएगा? तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स क्या ज़ीरो नहीं आ रहा? यस, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ज़ीरो आ रहा है। तो यस, इट इज़ ओबेइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को ओबे भी कर रहा है। तो यस, दोनों टॉर्क्स भी सेम है, 600 न्यूटन एंड 600 न्यूटन, और इस सेकंड कंडीशन को ओबे भी कर रहा है। ये था हमारा इसका चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल, बुक में इसका नंबर 4 है। अब हम मूव करने लगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो इसके बाद 4.4 के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में 4.7 है। 4.7 में फिर डायग्राम शामिल है। सवाल क्या कहता है, अ 5 न्यूटन बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ F। तो पहले इतने हिस्से को ना हम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं। ये है जी सीलिंग कह लीजिए, और ये है एक बॉल पेंडुलम की तरह जो लटक रहा है। इस बॉल ने, पेंडुलम ने कितना एंगल, 60 डिग्रीज का एंगल बनाया हुआ है सीलिंग के साथ, और इस पर जो फोर्स लग रही है, जो इसे आगे धकेल रही है, दैट इज F लाइक दिस। और ये है इसके रोप में टेंशन जो कि इसको बैलेंस किए हुए है। आगे कहता है द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग, रोप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग एज शोन, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द टेंशन। आपको बस यही कुछ गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है। आपको रिक्वायर्ड क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है सर, आपको बताना है कि एक तो टेंशन कितनी है रोप में, दूसरा ये फोर्स कितनी लगाई गई है। तो न्यूमेरिकल काफ़ी क्रिटिकल दिखता है, बहुत मुश्किल महसूस होता है, लेकिन जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अगर आप उसको अप्लाई करें तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए सारा कुछ छोड़ें, सिर्फ टेंशन का एक वेक्टर ड्रॉ करें।
कुछ इसी तरह से टेंशन लग रही है, ऐसे ही है क्या? ये हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ अगर ये एंगल 60 है तो दिस मस्ट बी 60 डिग्रीज। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंशन के कंपोनेंट्स क्यों नहीं बना लेते आप? एक बनेगा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, अपवर्ड कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये अपवर्ड कंपोनेंट टेंशन का इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट नीचे की तरफ है, सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस बॉल को नीचे नहीं आने दे रही? वो टेंशन का वाई कंपोनेंट है। और आप फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड पे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बॉल को मज़ीद राइट पे नहीं जाने दे रही? वो टेंशन का एक्स कंपोनेंट है। तो अब आप अगर टेंशन का एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें तो चलें पहले टेंशन का एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। टेंशन का वाई कंपोनेंट क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो वाई कंपोनेंट ऑफ टेंशन क्या बनेगा? टेंशन तो है ही नहीं हमारे पास, तो टी एज इट इज लिखें साइन 60 डिग्रीज। तो दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखता हूं यहां पे, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। याद है क्या थी? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये सम का साइन है। वाई एक्सिस पे एक अपवर्ड फोर्स है वाई कंपोनेंट की टेंशन वाली, और एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो क्या ये लिख सकता हूँ टी वाई अगर पॉजिटिव का ले रहा हूँ तो प्लस वेट नेगेटिव का ले लूँगा, वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सम मस्ट बी 0। तो क्या लिख सकता हूँ टी वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। टी वाई क्या है? टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ तक तो कोई एतराज़ नहीं। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा? डब्ल्यू ओवर साइन थीटा, ये वाली वैल्यू। तो डब्ल्यू कितना है? वेट ऑफ द बॉल इज 5 न्यूटन गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल, 5 ओवर साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो टेंशन की वैल्यू निकलती है अप्रॉक्सीमेटली 5.8 न्यूटन्स। यू कैन वेरीफाई इट ऑन योर कैलकुलेटर्स। तो टेंशन आ गई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, कितना सिंपल है। अब मैंने बोला था कि एक फोर्स है हमारे पास जो आप अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन का एक्स कंपोनेंट है। तो मैं फिर से फर्स्ट कंडीशन ही लगाता हूँ, लेकिन इस बार एक्स एक्सिस के लिए, पहले वाई एक्सिस के लिए अप्लाई की थी। तो एक्स एक्सिस पर टेंशन को ले लीजिए एक्स कंपोनेंट को पॉजिटिव, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको ले लीजिए नेगेटिव, सम क्या आना चाहिए? 0। तो टी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एफ। तो टी एक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? लेट्स कैलकुलेट टी एक्स हेयर। तो टी एक्स क्या है? टी कॉस थीटा। टेंशन तो अब आप निकाल ही चुके हैं, टेंशन की वैल्यू क्या निकाली आपने? 5.8 कॉस 60 डिग्रीज। कैलकुलेट करें, 5.8 है, 5.8 cos 60 लें, दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.9 न्यूटन्स। तो ये आपने दूसरी टेंशन भी निकाल ली, एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन भी निकाल लिया। अब देखें टेंशन आ गई 5.8, एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन आ गया, यही तो है फोर्स के इक्वल। तो आप कहेंगे सर फिर फोर्स भी 2.9 न्यूटन ही होगी। ठीक है जी, तो ये तो आपका 7th न्यूमेरिकल भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज गोइंग टू बी द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसको आपने करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं कंडीशन बनवाऊंगा। A signboard is suspended by the mean of 2 steel wire in the given figure. The weight of the board is 200 newtons. What is the tension in the strings? Dear students, this is what you have to do it yourself. लेकिन मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, तनहा नहीं छोड़ूंगा इसमें। ये साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड का वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको नीचे खींच रहा है 200 न्यूटन। दो स्टील वायर्स ने इस साइन बोर्ड को थामा हुआ है।
तो ये स्टील वायर्स अपवर्ड फोर्स लगा रही हैं, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। ये दोनों वायर्स सेंटर से 2 मीटर्स अवे हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यू नीड टू कैलकुलेट T1 एंड T2। बहुत आसान है, यकीन करें। टेंशन T1 निकालनी है, T2 निकालनी है। ये स्टूडेंट्स ये कैसे किया जाएगा, इसको ज़रा समझिए। बहुत आसान है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इस तरह की एक एग्जांपल भी है, पीछे चैप्टर में दी गई, वो मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं की थी क्योंकि आगे मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ही था। डियर स्टूडेंट्स, इनमें से इन सारे पॉइंट्स को नाम दे दें, A, B एंड C। इन तीनों पॉइंट्स में से A, B और C, इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट को पिवट मान लीजिए, जिसके अराउंड आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि पॉइंट C कुड बी द टॉर्क, कुड बी द पिवट पॉइंट। तो हम इसको कहते हैं कि सर ये है हमारा पिवट पॉइंट, इसको पिवट कर लिया। अब टॉर्क अराउंड C कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट अराउंड पॉइंट C। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट C के अराउंड कितने टॉर्क्स पैदा हो रहे हैं? अब देखें, इस पॉइंट C को अगर आप मोमेंट ले रहे हैं तो इस पर टेंशन लग भी रही है, तो हम कहते हैं कि भाई जिस पर टेंशन लग रही हो, अगर वो पिवट पॉइंट में से फोर्स पास कर रही हो तो उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होता। तो फिर इस पर T1 की वजह से कोई टॉर्क नहीं है। एक टॉर्क है जी इस वेट की वजह से, लाइक दिस। एक टॉर्क है जी ये लाइक दिस, A की वजह से, T1 की वजह से पॉइंट A पर। दोनों टॉर्क्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। चूंकि ये पिक्चर अभी बैलेंस्ड है तो दोनों टॉर्क्स इक्वल होंगे। तो करके देखते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तो वेट वाला मैं इसको लिखता हूँ, ये τ1 है वेट वाला टॉर्क, ये τ2 है टेंशन वाला टॉर्क। तो τ1 मस्ट बी इक्वल्स टू τ2। τ1 निकालिए क्या आएगा, 2 मीटर इंटू 200। इसको निकालिए, इसके लिए फोर्स नहीं पता क्या है, फोर्स है T1 इंटू भाई ये सारा फासला 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर का। तो क्या ख्याल है, T1 निकल आएगा, 2 इंटू 200 इज 400, और ये वाला 4 ला के डिवाइड कर दें तो T1 निकल आया, इट इज़ 100 न्यूटन्स। तो T1 तो आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, इज़ 100 न्यूटन्स। मैंने कहा था कि मैं ये नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे, लेकिन देखें मैं फिर अपने बच्चों के लिए कितनी एफर्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये तो T1 इज़ 100 न्यूटन आ गया। अब T2 कैसे निकालें, उसके लिए दोबारा ये करें नहीं। अब आप इस पर फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ दो फोर्सेज हैं, T1 प्लस T2, किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल। T1 तो हमने निकाल ली 100 प्लस T2 इज इक्वल टू वेट कितना है 200। जगह बदलिए तो क्या ये लिख सकता हूँ, T2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, 200 माइनस 100, तो T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स। ठीक है जी, दिस इज द सेकंड टेंशन। तो हमने दोनों टेंशन्स कैलकुलेट कर ली और इस तरह से सक्सेसफुली हमने चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सारे कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें समझी होंगी। दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 4.8। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।